हमारा टॉपिक जो है वो है अधिशोषण। देखो, अवशोषण और अधिशोषण दोनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फिनोमेना होते हैं। इनके अंदर आपको डिफरेंस पता हो जाना चाहिए। अधिशोषण और अवशोषण दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं बात करूं अधिशोषण की, एडजॉर्प्शन की, इसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन। और अगर मैं कहूँ अवशोषण तो उसे मैं बोलती हूँ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपको दोनों शब्द एक ही जैसे दिख रहे हैं, ठीक, केवल अंतर कहाँ पे लिख रहे हैं, या डी आ रहा है या बी आ रहा है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, और इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। तो अधिशोषण जो होता है वो एक तरह का सरफेस फिनोमेना होता है, एक पृष्ठीय परिघटना होती है, जबकि अवशोषण जो होता है, अवशोषण एक स्थूल या बल्क फिनोमेना होता है। जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या है। तो अधिशोषण वह परिघटना होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी ठोस पदार्थों का ऐसा गुण होता है जो अपने संपर्क में या अपने कांटेक्ट में आने वाले गैसीय पदार्थ या द्रवीय पदार्थों को अपनी सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर क्या कर लेता है, सांद्रित कर लेता है। तो अधिशोषण क्या है। अधिशोषण वह परिघटना है जो किसी भी ठोस का, या कह सकते हैं अधिशोषण किसी भी ठोस का वह गुण है जो अपनी सतह के संपर्क में आने वाले द्रव या गैसीय पदार्थों को अपनी सतह पर सांद्रित कर लेता है, उसे कहा जाता है अधिशोषण। अधिशोषण एक कह सकते हैं सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस या पृष्ठीय परिघटना होती है। इसका मतलब जो भी पदार्थ सांद्रित हुआ है उसका सांद्रण केवल पदार्थ की सरफेस के ऊपर ही रहता है, पदार्थ के अंदर तक नहीं जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का सरफेस फिनोमिना होता है। जो भी पदार्थ सांद्रित होता है उसकी अधिकतम सांद्रता सरफेस पर ही रहती है। तो ये तो परिघटना होती है अधिशोषण। अब इस अधिशोषण को अवशोषण से कैसे डिफरेंस करें, अवशोषण में क्या अंतर होगा। तो अवशोषण की अगर मैं बात करूं तो अवशोषण एक बल्क फिनोमिना या स्थूल परिघटना होती है। इसके अंदर जो भी पदार्थ का सांद्रण होता है वो सांद्रण केवल सतह पर न रहकर संपूर्ण सतह तक होता है, या ये कह सकते हैं कि पदार्थ की अधिकतम सांद्रता न केवल सरफेस पर बल्कि पदार्थ के अंदर तक भी रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फिनोमिना हो जाएंगे। तो अवशोषण क्या है, एक बल्क फिनोमिना होता है। ठीक है, एक स्थूल परिघटना होती है अवशोषण या अधिशोषण। अब एक और घटना है जिसका नाम है शॉर्प्शन या शोषण। ये क्या है, देखो, जब दो परिघटना, जब हम कहते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों घटनाएं साथ साथ घटित होती हैं, तो वो तीसरी घटना को हम कहते हैं शॉर्प्शन या शोषण कहा जाता है। इसका मतलब पहले जो पदार्थ हैं वो सतह पर सांद्रित होगा, मतलब अधिशोषण हो रहा है, उसके बाद वही पदार्थ धीरे 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 उस पदार्थ के अंदर तक सांद्रित हो जाएगा, मतलब क्या शुरू हो गया, अवशोषण शुरू हो गया। और वह परिघटना जिसके अंदर ये दोनों फिनोमिना होंगे उसे हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन या शोषण कहते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अधिशोषण का मतलब कि जो पदार्थ है उसका सांद्रण कहाँ होगा, पदार्थ की सतह के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सरफेस फिनोमेना। जबकि अवशोषण के अंदर पदार्थ का जो सांद्रण होगा वो न केवल सतह पर होगा बल्कि पदार्थ के अंदर तक ही होता है, तो उसे कहेंगे अवशोषण। और तीसरी घटना आती है शोषण, जिसके अंदर पदार्थ का सांद्रण पहले तो सरफेस पर होगा और धीरे धीरे कुछ पदार्थ अंदर भी सांद्रित हो जाएगा। मतलब अधिशोषण और अवशोषण दोनों परिघटना इसके अंदर साथ साथ होगी। तो ये है शोषण, ये आपका अवशोषण, और ये है अधिशोषण। क्लियर, समझ में आ गया आपको कि तीनों के अंदर क्या अंतर होता है। तो मैं अगर बात करूँ अधिशोषण और अवशोषण की, तो आपको समझ में आ गया, ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये एक बल्क फिनोमिना है। अधिशोषण के अंदर पदार्थ का सांद्रण सतह पर होता है, अवशोषण के अंदर पदार्थ का सांद्रण संपूर्ण सतह पर होता है। अधिशोषण के अंदर जो भी पदार्थ सांद्रित होता है उसकी अधिकतम सांद्रता सरफेस या सतह पर होगी, जबकि इसके अंदर पदार्थ की अधिकतम सांद्रता संपूर्ण सतह पर होगी। तीन डिफरेंस ये हो गए। चौथा डिफरेंस ये है कि अधिशोषण जो है उसके अंदर साम्य
जो है वो तुरंत या फास्ट स्थापित हो जाता है, मतलब साम्य इसके अंदर या इक्विलिब्रियम जो है वो तुरंत स्थापित हो जाता है, जबकि अवशोषण के अंदर साम्य स्थापित होने में समय लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर साम्य स्थापित होता है। अधिशोषण एक तीव्र घटना होती है, इसका मतलब अधिशोषण जो होगा वो बहुत ही फास्ट होता है, जबकि अवशोषण एक धीमी गति की प्रक्रिया होती है, अवशोषण धीमी गति से होता है। क्लियर? तो ये है आपके अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। अब जब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन सी घटना अधिशोषण है, कौन सी घटना अवशोषण की है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल, आपने जब प्रैक्टिकल करते हो, आप सेकेंड ईयर में आपने प्रैक्टिकल किया है ग्रेविमेट्री का। ग्रेविमेट्री के अंदर आपने देखा होगा कि हम क्रूसिबल लेते हैं, उस क्रूसिबल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद हम उसको डेसिकेटर के अंदर रख देते हैं। हम कहते हैं कि ये ठंडा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसको कूल करने के लिए। तो अब इस परिघटना के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो, जो क्रूसिबल होती है आपकी, क्रूसिबल वो बनी हुई होती है सिलिका जेल की, ठीक है। और क्रूसिबल को हम कहाँ रखते हैं? डेसिकेटर के अंदर, जिसके अंदर भरा होता है निर्जलीय या डिहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ रहता है। अब ये जो सिलिका जेल होता है, ये सिलिका जेल क्या करता है? सिलिका जेल जो अगर इसको हम बाहर रखते हैं क्रूसिबल को, तो बाहर में परिवर्तन हो जाता है। कारण ये है कि जो सिलिका जेल है वो वायुमंडल की आर्द्रता या एटमॉस्फेयर के अंदर जो नमी है उसका अधिशोषण करता है। तो कौन सा फिनोमेना होता है यहाँ पे? अधिशोषण होता है। इस वजह से बाहर में परिवर्तन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम इसको कहाँ रखते हैं? क्रूसिबल को डेसिकेटर के अंदर रख देते हैं। और डेसिकेटर में नीचे क्या भरा हुआ रहता है? उसके अंदर भरा हुआ रहता है निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड। ये भरा हुआ रहता है, तो ये क्या काम करता है? निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड जो है वो सिलिका जेल या क्रूसिबल के अंदर जो नमी होती है उस नमी का अवशोषण कर लेता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन कर लेता है, अवशोषण करता है, ताकि उसके बाहर में कोई परिवर्तन नहीं आए। तो सिलिका जेल क्या करेगा? अधिशोषण, और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? अवशोषण करता है। तो ये दोनों परिघटना अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि चारकोल के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हाइड्रोजन गैस का चारकोल की सतह पर क्या होता है? अधिशोषण होता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जो चीनी बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, वो शुगर भूरे रंग की होती हैं। उसको डीकलराइज करने के लिए क्या किया जाता है? उसके अंदर चारकोल मिलाया जाता है, और चारकोल मिलाने पर वो बिल्कुल डीकलराइज हो जाती है, रंगीन हो जाती हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जब चारकोल मिलाया जाता है तो चारकोल क्या करेगा? उसके जो कलर है, उसका जो रंग है, उसको अधिशोषित कर लेता है, और चीनी को क्या कर लेगा? डीकलराइज कर लेता है। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है अधिशोषण का। उसके बाद में फोर्थ नंबर आपने देखा होगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जो परिघटना होती है उसके अंदर जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट रहता है कि उसके अंदर जो भी पदार्थ पार्टिकल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उनका सेपरेशन होता है। तो उनका सेपरेशन किस घटना पर आधारित होता है? उनका सेपरेशन भी अधिशोषण की घटना पर आधारित होता है। अतः अधिशोषण के आधार पर ही ये क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है, अधिशोषण की घटना पर आधारित होता है। उसके अलावा जैसे आप मान लो कोई सॉल्यूशन है, कलर्ड सॉल्यूशन है, उसके अंदर एक मैंने डाली रुई और एक मैंने डाला उसके अंदर चॉक, तो रुई जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाती है और पूरी तरह से उस कलर को या जो रंगीन सॉल्यूशन है उसको क्या करेगी? वो अवशोषित कर लेती हैं। तो ये घटना अवशोषण की है। जबकि चॉक जो अपन डालते हैं वो चॉक क्या करती हैं? उस रंगीन विलयन को सतह पर ही सांद्रित करती हैं। तो चॉक के द्वारा उस विलयन का क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। तो ये घटना क्या कहलाएगी? अधिशोषण। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। अब दो नाम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो बार बार आएंगे। एक है अधिशोषक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और एक होता है अधिशोष्य क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। देखो दोनों के नाम में क्या फ़र्क है? एड्सॉर्बेंट और इसका नाम है एड्सॉर्बेट। अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों में फ़र्क क्या है? तो कोई भी पदार्थ जो सांद्रित होगा वो किसी सतह पर सांद्रित होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, अधिशोषक का मतलब है कि वह पदार्थ जिसकी सतह पर पदार्थ का सांद्रण होता है। इसका मतलब अधिशोषक क्या करेगा? अधिशोषक अधिशोषण के लिए
पदार्थ को सतह उपलब्ध कराएगा, मतलब सरफेस अवेलेबल करवाएगा। तो वह सरफेस जो होगा जिसके ऊपर पदार्थ का अधिशोषण होगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे, अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट कहते हैं। अब अधिशोषक क्या होता है? अधिशोषक का मतलब कि वह पदार्थ जो उस अधिशोषक के ऊपर अधिशोषित होगा, जो एड्सॉर्ब करेगा उसके ऊपर, वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य या एड्सॉर्बेंट कहलाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एड्सॉर्बेंट मतलब बैठ, कहाँ पे बैठना है उसको बैठना है अधिशोषक के ऊपर जाके। तो बैठने वाला पदार्थ कौन है, अधिशोष्य कहलाता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जो सांद्रित होता है, जो अधिशोषित होता है या जिसका अधिशोषण होगा वो पदार्थ कहलाएगा एड्सॉर्बेंट या अधिशोष्य। और जिसके ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर पदार्थ का अधिशोषण होगा वो सरफेस क्या कहलाएगी, अधिशोषक या एड्सॉर्बेंट कहलाती है। क्लियर? तो जैसे कि एग्जाम्पल देखें, चारकोल है, ठीक है, उस चारकोल के ऊपर मैंने कहूँ कि हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो रहा है, तो मुझे बताओ इसके अंदर अधिशोषक कौन है और अधिशोष्य कौन है। तो किसके ऊपर अधिशोषण हो रहा है, चारकोल के ऊपर। तो चारकोल क्या हो गया, चारकोल हो गया अधिशोषक या उसे हम कहेंगे एड्सॉर्बेंट। और किसका अधिशोषण हो रहा है, H2 गैस का। तो H2 गैस क्या कहलाएगी, अधिशोष्य, ये कहलाएगी अधिशोष्य या एड्सॉर्बेंट कहलाएगी। क्लियर? तो ये है अधिशोष्य या अधिशोष्य। ठीक है, अधिशोषक क्या है और अधिशोषक क्या है, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अधिशोषण। हम कहते हैं इसको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, या उसे कह सकते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अधिशोषण। इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, उत्क्रमणिका का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल का मतलब है कि जो परिघटना दोनों तरफ चलती हैं, जो कह सकते हैं अग्र अभिक्रिया भी होगी जिसकी प्रति अभिक्रिया भी होगी, इस तरह से उत्क्रमणी कहलाती हैं। तो अधिशोषण में आपको याद रखना है, उत्क्रमणीय अधिशोषण का मतलब वह अधिशोषण जिसके अंदर अधिशोषक तथा अधिशोष्य दोनों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। उसके अंदर क्या होगा, वीक बॉन्डिंग उपस्थित होती है, दुर्बल बंध उपस्थित होता है। दुर्बल बंध उपस्थित होने के कारण जब इसके ताप दाब में परिवर्तन किया जाता है तो ताप दाब में परिवर्तन के द्वारा दोनों पदार्थों को, अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों को अलग किया जा सकता है। तो जो आसानी से अलग हो सकते हैं, इस प्रकार का अधिशोषण क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय अधिशोषण कहलाएगा। उत्क्रमणीय अधिशोषण को ही हम फिजिकल अधिशोषण या भौतिक अधिशोषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अधिशोषण क्या होगा, उत्क्रमणीय भौतिक अधिशोषण। इस प्रकार के अधिशोषण के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ही कम ही आवश्यकता होती है, लगभग 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता इसके अंदर होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो ताप है, हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल कम ताप पर और उच्च दाब पर होता है। कम दाब पर और दाब कैसा रहेगा, उच्च दाब, और ताप कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अधिशोषण की, तो इसका मतलब है कि इस प्रकार का अधिशोषण जिसके अंतर्गत अधिशोषक तथा अधिशोष्य दोनों ही पदार्थों के बीच में प्रबल बंध उपस्थित होते हैं, प्रबल या मजबूत बंध उपस्थित होते हैं। मजबूत बंध उपस्थित होने के कारण देखो इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण क्या होगा, कोई भी ताप दाब में परिवर्तन करने पर या परिस्थितियाँ परिवर्तित करने पर भी ये पदार्थ एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, मतलब इनका विलगन, आइसोलेशन नहीं किया जा सकता। अगर आइसोलेशन किया भी जाता है तो पदार्थ जो है वो अपने मूल रूप में नहीं रहेगा, विपरीत या किसी नए रूप के अंदर बाहर निकल जाएगा या विलगित हो जाएगा। तो इस प्रकार का अधिशोषण कहलाता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन को ही कहते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, इसे ही कहेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन या केमोप्शन इसको कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण इसको कहते हैं। इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो लगभग 14 से 400 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा ये उच्च ताप पर होता है, ये तो हो रहा था कम ताप उच्च दाब पर, जबकि अनुत्क्रमणीय अधिशोषण हमेशा उच्च ताप पर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो रिवर्सिबल के अंदर आप याद रखना चारकोल, और चारकोल के ऊपर H2 गैस का अधिशोषण
भौतिक अधिशोषण होता है, इजीली वापस सेपरेट हो जाते हैं। जबकि अगर बात करें इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल के अंदर निकल धातु के ऊपर H2 गैस का अधिशोषण। जब निकल धातु के ऊपर H2 गैस का अधिशोषण होगा, उसके बाद जब हम इसको वापस अलग करना चाहेंगे, तब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर ना निकलकर अमोनिया के रूप में बाहर निकलेगी या विलगित होगी। तो ये अपने रूप में क्या हो गया, इसका परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार का अधिशोषण कहलाता है अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल या केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होंगे, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमण क्या है और अनुत्क्रमणीय अधिशोषण क्या होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अधिशोषण के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ गुण। तो आपको पहला गुण इसके अंदर याद रखना है, इसके गुण, जिसके अंदर पहला गुण ये है कि अधिशोषण की जो परिघटना होती है एक प्रकार का सरफेस फिनोमेना है। ये हमें पता है, एक तरह की क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय परिघटना होती है। तो पहला गुण तो ये है कि एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के सरफेस हैं, जैसे कि 5 प्रकार के सरफेस हैं। सॉलिड पे सॉलिड का, सॉलिड पे लिक्विड, उसके बाद सॉलिड पे गैस, उसके बाद लिक्विड पे गैस, लिक्विड पे लिक्विड, और उसके बाद में सॉलिड पर लिक्विड पर सॉलिड। ठीक है, 5 प्रकार के पृष्ठ होते हैं जिस पर अधिशोषण होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सरफेस जो होती हैं वो होती है आपकी सॉलिड पे गैस। इस पे अधिशोषण सबसे हायर या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में एड्सॉर्प्शन फिनोमेना देखा जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी एड्सॉर्प्शन या अधिशोषण होता है, हमेशा ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना एक तरह का एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। देखो, अवशोषण होता है तो ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, एक तरह का ऊष्माशोषी फिनोमेना माना जाता है, एंडोथर्मिक माना जाता है। लेकिन अधिशोषण की परिघटना के अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इट्स मीन ये ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। इसके लिए डेल एच का मान जो है वो नेगेटिव होता है। क्लियर। चौथा, जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना होता है वो एक जो नियम है जिसे हम कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसको फॉलो करता है। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है। डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डी एस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसको भी ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका क्या, अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन। उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ गुण है। अब हम देखते हैं अधिशोषण को कौन कौन से फिनोमेना हैं जो प्रभावित करते हैं। तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स या कुछ कारक। तो अधिशोषण की घटना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर कौन से हैं। कारक, जिसके अंदर सबसे पहला आता है, देखो इसके अंदर क्या है, अधिशोषक है, अधिशोष्य हैं तो दो तो ये खुद ही आ गए। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में कुछ परिस्थितियाँ होगी ताप और दाब की। तो सबसे पहले आगा अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोषी अधिशोषक दोनों ही ले सकते हैं। दूसरा जो आता है वो है अधिशोषक की प्रकृति। तीसरा जो आता है वो है दाब और चौथा है ताप। ठीक है, ये 4 फिनोमेना आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है अधिशोष्य की प्रकृति, मतलब जो पदार्थ एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी क्या प्रकृति है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जनरली जो है ठोसों पर गैसों का अधिशोषण हम देखते हैं या होता है, तो वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो सकती हैं, आसानी से लिक्विफाई होती हैं, उनके द्वारा अधिशोषण की दर उच्च रहती है, मतलब आसानी से अधिशोषित हो जाती हैं। तथा वे गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं हो सकती, या कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर होती हैं, अध्रुवित होती हैं, वो क्या करती है, धीमी गति से या कम गति से या कम रेट से अधिशोषित होती हैं। तो प्रकृति में आपको ये याद रखना है कि वे गैसें इसके अंदर जो आसानी से या कह सकते हैं आसानी से द्रवित होती हैं या जो ध्रुवित प्रकृति की होती हैं, जैसे कि SO2 गैस, उसके बाद में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, HCl गैस, ये जो गैसें हैं वो आसानी से क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। जबकि नॉन पोलर कहते हैं अध्रुवित गैस, अध्रुवित गैस जो आसानी से क्या होगी, आसानी से द्रवित नहीं होती हैं। तो उनमें कौन कौन सी आएगी, जैसे नाइट्रोजन गैस, O2 गैस, इस प्रकार की गैसें आसानी से द्रवित नहीं होगी या द्रवित नहीं होगी। तो ये क्या करेगी, कम या धीमी गति से अधिशोषित
होती हैं। ठीक है, दूसरा आता है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति के अंदर याद रखना कि अधिशोषक मतलब जिसके ऊपर अधिशोषण होगा, तो हमेशा अधिशोषण के लिए ज़रूरी है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, अधिशोषण की परिघटना उतनी फास्ट होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में होगी। इसीलिए देखो, आपने सुना होगा चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल, दोनों में फ़र्क है। चारकोल जो है उसको एक्टिवेटेड किया जाता है और एक्टिवेटेड करने पर उसके पोर छिद्र हैं वो बढ़ जाते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसलिए चारकोल की तुलना में एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो एक अच्छा अधिशोषक माना जाता है। तो इसमें याद रखना है कि अधिशोषक जो है, अधिशोषक का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, अधिशोषण की परिघटना भी उतनी अधिक होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की घटना भी बढ़ती है। ठीक है, तीसरा है दाब। तो दाब में याद रखना है, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा अधिशोषण की परिघटना बढ़ेगी। उसमें भी भौतिक अधिशोषण या उत्क्रमणीय अधिशोषण है, वह याद रखना है। तो दाब बढ़ने पर अधिशोषण की घटना या अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। और चौथा ताप बढ़ने पर, तो देखो जो अधिशोषण है वो कैसा आपका प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जो ऊष्माक्षेपी होगा तो उसमें ताप देने पर रिएक्शन क्या होगी, या अभिक्रिया या जो इसकी ये परिघटना है वो धीमी हो जाएगी या कम होगी। ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है हमेशा। तो इसके अंदर क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, डेल का मान नेगेटिव है, तो इसलिए ताप घटाने पर अधिशोषण की घटना बढ़ेगी या अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। तो देखो, ताप तो कम होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, गैसें ध्रुवित होनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन होगी तो अधिशोषण क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा या अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं आपके अधिशोषण को प्रभावित करने वाले। क्लियर? तो ये आपका था अधिशोषण के बारे में इंट्रोडक्शन। अधिशोषण क्या है, अवशोषण से कैसे डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।